दोस्तों आजकल अपन बहुत सुनते हैं कि कभी कर्नाटक में सरकार गिरी, कभी मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी गई, क्या अब फिर राजस्थान में सरकार गिरने वाली है। तो दोस्तों ये घटनाएं कब घटित होती हैं? तो अक्सर अपन देखते हैं कि जब जब केंद्र में किसी सरकार को बहुमत प्राप्त होता है, पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, तब तब वह सरकार और उस सरकार की पार्टी अपने भारत देश के विभिन्न राज्यों में बनी हुई विरोधी पार्टियों की सरकारों को गिरा करके लोकतंत्र में अपना दबदबा बनाने का पूरा प्रयास करती हैं। तो दोस्तों ये सरकारें किस पार्टी ने ज़्यादा गिराई हैं या फिर किस पार्टी का योगदान सरकारों को बचाने में रहा है, तो इसके बारे में जानने के लिए आज जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको लास्ट तक अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत देश आज़ाद होने के बाद हर उस पार्टी पर लागू होती आई है जो पार्टी संसद में अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन दोस्तों हमारे देश में ये सरकारें गिराने और बर्खास्त करने का सिलसिला देश के आज़ाद होने के बाद ही स्टार्ट हो गया था। इसका श्रेय भी मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, बच्चों के प्यारे सफ़ेद कबूतर वाले को जाता है। दोस्तों अब पार्टियां हल्ला मचाती हैं कि भारत देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अरे भैया, जब तुम बीज ही अमरूद के बोओगे तो फल में आम कहाँ से पाओगे? जब सरकारें स्टार्टिंग से गिरती आई हैं तो अब तुम कहाँ अपेक्षा करते हो कि लोकतंत्र कायम रहेगा? सन 1952 में देश में पहले आम चुनाव के बाद ही स्टेट गवर्नर के पद का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। मद्रास में संयुक्त मोर्चे की पार्टी जो कि अधिक एमएलए के साथ थी, उसको इनवाइट करने की बजाय वहां के गवर्नर ने कांग्रेस के सी रामगोपालाचारी जी को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, जबकि रामगोपालाचारी जी खुद विधायक भी नहीं थे। इसके बाद सन 1957 में केरल में पहली बार चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी को 1959 में नेहरू जी की पार्टी कांग्रेस द्वारा उस राज्य में चलाए जाने वाले मुक्ति संग्राम योजना के तहत उस सरकार को ही बर्खास्त कर दिया गया। अब भैया ये पहला बीज था राजनीति का, जिसके फल हम आज तक खा रहे हैं। तो अगर दोस्तों पर इंदिरा गांधी जी के समय की बात करते हैं तो उन्होंने भी 1982 में हरियाणा में लोकदल की सरकार को गिरवाया। फिर 1983 में गैर कांग्रेसी सीएम बने आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव जी, जो कि अपनी हार्ट की सर्जरी करवाने विदेश गए थे, तो पीछे से उनकी सरकार को बर्खास्त करवा दिया। और फिर 1984 में जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल को कहा कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने उन राज्यपाल जी का ट्रांसफर करके दूसरे राज्यपाल को जम्मू एंड कश्मीर में नियुक्त किया और उस राज्यपाल से वहां की सरकार को बर्खास्त करवा दिया। भैया मुझे तो अब समझ में आ रहा है इनको सुपर वुमेन अपन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो अपने पापा के भी पापा हैं। ये सरकारें गिराने और बर्खास्त करने का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि 1989 में कर्नाटक में एसआर बोम्मई जी की सरकार को बर्खास्त करवा दिया गया। फिर 1996 में गुजरात में सुरेश मेहता जी की सरकार को भी बर्खास्त करवा दिया गया। और फिर यूपीए गवर्नमेंट ने 2009 में कर्नाटक में बनी येदियुरप्पा जी की सरकार को यह कहकर बर्खास्त करवाया कि आपने फर्जी तरीके से बहुमत हासिल किया है, जबकि येदियुरप्पा जी की सरकार ने कर्नाटक में उस समय पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आई। और दोस्तों ये तो बात हुई उस पार्टी की जो खुद देश को आज़ाद कराने का श्रेय लेती है और केवल एक परिवार द्वारा चलाई जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन खुद को दूध का धुला समझने वाली बीजेपी पार्टी भी कम नहीं रही। सन 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में आई बीजेपी पार्टी ने भी 2016 में अरुणाचल प्रदेश में हुए स्टेट इलेक्शन में केवल 60 में से 10 या 11 सीटें जीती थी। लेकिन रातों रात पता नहीं कौन सा सेंटा क्लॉज आया जो पीपीए के 43 में से 33 एमएलए बीजेपी की झोली में डालकर चला गया और बीजेपी को सरकार बनवा दी। जादू। ऐसे ही मणिपुर और गोवा में घटना हुई जहां कांग्रेस ने बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने में सफल होने वाली पार्टी बीजेपी बनी। कर्नाटक भी इस राजनीति से फिर से दूर नहीं रहा। कर्नाटक में हालांकि बीजेपी ने 104 सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने में सफल हुआ जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि जेडीएस और कांग्रेस की उस सरकार के 11 एमएलए अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और बीजेपी में आ जाते हैं, जहां फिर बीजेपी सरकार बनाने का दावा ठोक देती है और सरकार बनाने में सफल हो जाती है। फिर नंबर आया सिक्किम का।
जहां बीजेपी 2018 के स्टेट इलेक्शन में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन वहां पर 25 साल से शासन कर रही एसडीएफ की सरकार के 10 एमएलए रातों रात खरीद लिए या बिक गए या पता नहीं कैसे उनकी पार्टी में आ गए। इससे बीजेपी के 10 एमएलए वहां पर बन गए और बीजेपी उस स्टेट की मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर के उभर गई। पता नहीं साला रातों रात कौन सा जादू होता है कि सरकार की सरकारें ही पलट जाती हैं। अब भैया एमपी में जो हुआ और राजस्थान में जो हो रहा है उसकी घटनाएं तो शायद किसी से छुपी हुई नहीं है। एमपी में सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन करके वहाँ की कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया और राजस्थान में भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी गहलोत जी की सरकार को गिराने का पूरा प्रयास कर रही है। इन सब घटनाएं जो कांग्रेस ने करी और बीजेपी ने करी, उनसे एक बात तो साबित हो जाती है कि जिसको जब जब भी मौका मिल रहा है उसने दोनों हाथों से लपका है। तो दोस्तों लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी पार्टी के टूटने या सरकार के गिरने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि सामने वाला आपकी सरकार को गिरा रहा है। मेरे नज़र में या मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण नज़र आता है कि या तो उस नेता की महत्वाकांक्षा या फिर आपकी पार्टी का गलत बिहेव। दोस्तों इसके हमारे सामने कई उदाहरण भी नजर आते हैं, जैसे कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ी, 1951 में भी आचार्य कृपलानी जी ने कांग्रेस को छोड़ा, 67 में चौधरी चरण सिंह जी ने भी कांग्रेस को छोड़ा, 69 में मोरारजी देसाई जी ने भी कांग्रेस को छोड़ा, 98 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ा, 99 में शरद पवार जी ने कांग्रेस को छोड़ा, फिर 2011 में जगनमोहन रेड्डी जी ने भी कांग्रेस को छोड़ा। ऐसे कई एग्जाम्पल है, लेकिन ये तो अभी आधे ही हैं। लेकिन हमको इन सब नामों से इतना तो पता लगता है कि ये सब कोई बच्चे तो है नहीं जो कि बीजेपी के बहकावे में आके अपनी पार्टी को छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं इन नेताओं की महत्वाकांक्षा और पार्टी का गलत बिहेव ही इसके लिए जिम्मेदार रहा होगा। ऐसे ही अपन देखते हैं तो बीजेपी सरकार में भी नामी मंत्री रहे अटल बिहारी जी की सरकार में वित्त मंत्री की पोस्ट पर रहे यशवंत सिन्हा जी ने भी मोदी जी के मंत्री बनने के बाद यह कह करके बीजेपी को छोड़ा कि मेरी मोदी जी के साथ नहीं बनेगी। तो दोस्तों इनसे इतना पता लगता है कि पार्टी या सरकार टूटने का जिम्मेदार खुद वो सरकार है और खुद वो पार्टियां ज़्यादा होती हैं बजाय सामने वाली पार्टियों के जो कि सरकारों को तोड़ती हैं। दोस्तों अंत में जाते जाते आज फिर मैं आपको 4 पंक्तियों के साथ छोड़ के जाता हूं जो कि उस पार्टी या उन पार्टियों के लिए हैं जो कि अपनी आंतरिक कलहों का दोष दूसरी सरकारों या दूसरी पार्टियों पर लगाती हैं। कि ना दे दोष किसी को, ये लड़ाई तेरे घर की है, जो पढ़ाया पाठ तूने अपने मंत्रियों को वो पढ़ाई तेरे घर की है। जब रखोगे अंतर अपनी कथनी और करनी में, जब रखोगे अंतर अपनी कथनी और करनी में, फिर जिस स्थिति में गिरेगी गाज तुम पर वो परिस्थिति भी तुम्हारे घर की है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।